आइए शुरू करते हैं हम लोग अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमने आपको बताया था कि अगर कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति करता है तो वेग का परिमाण तो नहीं बदलता, क्योंकि एक समान बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती है। तो जब दिशा लगातार बदलेगी तो उसमें त्वरण होगा, और त्वरण का भी परिमाण नहीं बदलेगा, केवल दिशा बदलेगी। तो हम ये कहेंगे कि जो त्वरण की दिशा है वो किधर होगी? त्वरण की दिशा हमेशा सेंटर की तरफ होगी। तो इसलिए उस त्वरण को बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका एक नाम और बोल सकते हैं हम, सेंटर लविंग एक्सेलरेशन। मतलब हरदम उसकी दिशा सेंटर की तरफ ही होगी। जैसे कण अगर यहां पर होगा तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा इधर होगी, इस पॉइंट पर होगा तो नीचे की तरफ, यहां होगा तो इस तरफ, यहां होगा तो इस तरफ। मतलब हमेशा उस त्वरण की दिशा सेंटर की तरफ ही होगी। आइए लेते हैं हम लोग, मान लिया कि P1 पॉइंट पर वेग की दिशा, जो वेलोसिटी वेक्टर हम लोग बताए थे, वेग की दिशा बताने के लिए हमने आपको बताया था कि उस पर आप टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर बताने के लिए इस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर V1 हो गया। इस पॉइंट पर बताना होगा अगर हमको तो वेलोसिटी वेक्टर V2 हो गया। V1 V2 लिख लिया हम लोग। इस पॉइंट को मानते हैं P2, और मान लिया कि ये डेल्टा S दूरी तय किया, मतलब परिधि पर डेल्टा S डिस्टेंस कवर किया है। तो इसको मिला देते हैं हम लोग, ये सीधी रेखा है, समझिए ये रेडियस है, इतना सब जान रहे हैं आप। अब देखिए, मान लिया कि P1 से P2 तक जाने में डेल्टा S दूरी तय किया है, और डेल्टा T टाइम में, सूक्ष्म टाइम डेल्टा T में इतनी दूरी तय कर लेता है। अब हम देखें अगर कि एक्सेलरेशन क्या होगा, हम किसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जिसको यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे अल्फा से या ए से लिख लेंगे। किसी किसी बुक में ए देता है, किसी में अल्फा देता है, जैसी जरूरत रहे। अब हम माने कि वेलोसिटी वेक्टर V1 एक दिशा में खींच लिए, और V2 जो है इस मान ली Q पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी वेक्टर हम जानते हैं कि जो किसी वेक्टर को आगे पीछे खिसकाने में या उसके पैरेलल कर सकते हैं, उसके परिमाण में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दिशा न बदले बस। तो दूसरा V2 इसका खींच लें इस तरह से, वेलोसिटी वेक्टर V2। एक चीज और समझे हम कि जो V1 का माड होगा, वेलोसिटी वेक्टर V1, वेलोसिटी वेक्टर V2, दोनों का माड लेंगे तो ये एक ही वैल्यू आएगी, और उसको हम लोग 20 लिख रहे हैं। ये परिमाण बताता है। हम जानते हैं कि अगर माड लगा दिया जाता है तो परिमाण पता चलता है। तो V1 और V2 तो बराबर ही हो गए। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि एक समान गति से इस पर चल रहा है। और इसको अगर इसके बाड़ाग्र को, V1 के बाड़ाग्र को V2 के बाड़ाग्र से मिला दिया जाए, कोई तीसरा वेक्टर ले लेते हैं इस तरह से, तो ये डेल्टा V को बताएगा। और इसका नाम ले लेते हैं, कोई O पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम देखें, अगर इसका नाम ले लेते हैं A, इसका नाम ले लेते हैं B। तो ये त्रिभुज एक चीज और देखें हम, ये एंगल कितना, ये डेल्टा थीटा ले लेते हैं। मान लीजिए डेल्टा थीटा ये एंगल होगा अगर, तो जितना ये घूमा होगा उतना तो ये भी V2 V1 से घूम गया होगा, तो ये भी डेल्टा थीटा ही होगा। किस तरह से देख रहे हैं हम लोग, दोनों के बीच कोण बराबर है। और दोनों त्रिभुज की बात करें तो इसमें प्रत्येक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, तथा एक कोण भी बराबर दिख रहा है हमको। तो इस तरह से ये समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप है तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें ये P1 P2 लिख लें, P1 P2 बाई OP1 इक्वल टू, उसी तरह से इसमें लिखेंगे अगर हम लिखेंगे AB बाई, चाहे AQ लिखे चाहे BQ लिखे, क्योंकि बराबर ही है, तो हम BQ लिख लेते हैं। BQ लिख लिया। अब मान रखें अगर हम P1 P2 को डेल्टा S से लिखेंगे और OP1 को R लिख लेते हैं। R क्या है? ये रेडियस वेक्टर था, उसका परिमाण लिखा गया यहाँ पर, क्योंकि सबका परिमाण ही लिख रहे हैं हम लोग। AB क्या है? AB डेल्टा V हो गया, और BQ हमने माड लिख दिया है तो V लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो डेल्टा V बराबर आया, डेल्टा V इज इक्वल टू V बाई R डेल्टा S।
तो हम लोग एक फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्या कौन सा फार्मूला आता है। तो डेल्टा V इक्वल टू V बाई आर डेल्टा S लिखा है। अगर हम इस समीकरण में डेल्टा T से भाग दे दें दोनों तरफ, ये सब मिटा दें हम डेल्टा T से दोनों साइड भाग देने पर, तो हम लिखेंगे डेल्टा V अपान डेल्टा T इक्वल टू V अपान R डेल्टा S अपान डेल्टा T। अब देखिए आप P1 से P2 तक गए थे हम, तो डेल्टा T टाइम लिए थे, तो डेल्टा T टाइम 6 से डिवाइड किया गया। अब देखिए अगर इस डेल्टा T टाइम जो टाइम का डिफरेंस है, मतलब जो टाइम मेजर किया जा रहा है यहां से यहां तक जाने में बहुत कम टाइम ले लें अगर हम, तो डेल्टा T टाइम सूच लें अगर डेल्टा T टेंस टू 0 के लिए हम जानते हैं किस तरह लिखेंगे, लिमिट डेल्टा इस तरह लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा V बाई डेल्टा T इक्वल टू V बाई आर, यहां पर लिमिट लगा लेंगे, लिमिट डेल्टा S बाई डेल्टा T। एकदम मैथमेटिक्स है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम ये डेल्टा T टेंस टू 0 जब लिखा जाता है तो वो तात्कालिक बताता है कोई चीज। तात्कालिक यहां पर डेल्टा V बाई डेल्टा T क्या है, ये त्वरण है। त्वरण कौन सा, अभिकेंद्र त्वरण यहां पर होगा, तो इसको A से लिख दे रहे हैं, A इक्वल टू V बाई आर। ये क्या है, यहां पर डेल्टा T टेंस टू 0 छोड़ दिए हैं, तो लिख लेते हैं डेल्टा T टेंस टू 0, तो S अपान डेल्टा T, मतलब ये रेखीय वेग दिख रहा है आपको, क्योंकि ये रेखीय विस्थापन था, तो रेखीय वेग को V से लिख लेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, तो A इक्वल टू V बाई आर आ गया, V स्क्वायर बाई आर आ गया। तो एक फार्मूला तो हमारा यही बन गया, जिसमें A क्या है अभिकेंद्र त्वरण, V क्या है रेखीय वेग, R क्या है ये जो रेडियस बना था। तो इस तरह से A इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर आ गया। अब हम लोग कल देखे थे V इक्वल टू आर ओमेगा भी जानते हैं, V इक्वल टू आर ओमेगा। अगर इसी में V इक्वल टू आर ओमेगा रख दिया जाए तो क्या फार्मूला बनेगा, V की जगह पर आर ओमेगा रख दें अगर हम, तो लिखेंगे A इक्वल टू V स्क्वायर है यहां पर, तो लिखेंगे R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो फार्मूला आएगा A इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये भी बन गया। तो इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल ढेर सारे लगेंगे आपके। ओमेगा क्या है आप जानते हैं, कोणीय वेग। R क्या है, यहाँ पर रेडियस जो बनता है, जिस रेडियस पर जो वृत्त पर चल रहा है उसका रेडियस जो है उसी को R लिखा गया है। A क्या है अभिकेंद्र त्वरण है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि त्वरण से दो फार्मूला बनाया हमने, V स्क्वायर अपान R और R ओमेगा स्क्वायर। इसमें देखेंगे हम लोग कि जो त्वरण की दिशा है वो डेल्टा V की दिशा में होगी, और डेल्टा V की दिशा देखेंगे जब हम अगर, तो ये V1 और V2 के परपेंडिकुलर होगी। तो फाइनली ये हम कहें अगर जो त्वरण की दिशा है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, क्योंकि स्पर्श रेखा बनेगी त्वरण दिशा हमेशा लंबवत होती है, सेंटर की तरफ होती है, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से हम लोग, आइए हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं, परवर्ती वृत्तीय गति में कण का त्वरण। तो अब तक हमने आप समझा कि अगर कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है, एक समान वेग से चलता है, तो उस वेग का परिमाण तो नहीं बदलता लेकिन दिशा बदल जाती है, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता था। और जो त्वरण उत्पन्न होता है उसकी दिशा सेंटर की तरफ होती है, उसको त्रिज्य त्वरण बोलते हैं। कौन सा त्वरण, त्रिज्य त्वरण, रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। लेकिन उस दशा में क्या होगा, जब परिवर्ती वृत्तीय गति होगी। परिवर्ती वृत्तीय गति होने का मतलब यह हुआ कि एक समान चाल से न हो, चाल अलग अलग हो, तो उस दशा में हम देखेंगे कि त्रिज्य त्वरण के अलावा स्पर्श रेखीय त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है। स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा क्या होगी, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वृत्तीय गति में जो त्वरण बन रहा है, वृत्तीय गति में जो त्वरण बन रहा है, रेखीय त्वरण का वह घटक जिसके कारण कण के वेग का परिमाण लगातार बदलता है, कण के वेग का परिमाण लगातार बदल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण।
और स्पर्शरेखीय त्वरण फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि जो चाल में परिवर्तन हो रही है, मान लीजिए चाल में परिवर्तन डेल्टा वी है और जितने समयांतराल में हो रही है, तो इस तरह से लिखें डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा त्वरण? स्पर्शरेखीय त्वरण। इसको बोलेंगे एटी लिख देते हैं, टेंजेंशियल। ये औसत लिखा जाता है तो औसत स्पर्शरेखीय त्वरण लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? एटी इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म समयांतराल हो तो हम लिखेंगे लिमिट लिख लेते हैं और ये त्वरण तात्कालिक त्वरण बोल देते हैं, तो लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, एटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और हम जानते हैं कि उस दशा में लिख लेते हैं डीवी बाई डी टी। तो ये कौन सा त्वरण लिखा हमने? ये त्वरण लिखा हमने स्पर्शरेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हम बात करें कि ये तो स्पर्शरेखीय त्वरण हो गया, इसकी दिशा क्या होगी? स्पर्शरेखा की दिशा में होगी, ऐसे। और जो त्रिज्य त्वरण है जिसकी दिशा ये एटी हो गया और ए आर हो गया, ए आर रेडियल त्वरण, ये आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे। क्यों? क्योंकि यह स्पर्शरेखा की दिशा में है और ये रेडियस की दिशा में है, ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसलिए अगर इनका परिणामी देखा जाए तो परिणामी कहीं बीच में आएगा, इस तरह से परिणामी ए मान लेते हैं अगर, तो जो ए होगा उसकी दिशा क्या हमेशा सेंटर की तरफ होगी? सेंटर की दिशा में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए आर सेंटर की दिशा में है, ये स्पर्शरेखा की दिशा में है। तो अगर परिवर्ती है तो ए टी का मान भी परिवर्तित होता रहेगा परिमाण, ए आर का मान भी परिवर्तित होता रहेगा परिमाण, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो खुद परिवर्तित हो जाएगा, सेंटर की दिशा में होना कोई जरूरी नहीं है। तो एटी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लिखा हमने, और स्पर्शरेखा जो रेडियल ये स्पर्शरेखीय त्वरण लिखे ए आर लिखे हैं, तो जो फाइनल त्वरण होगा उसका मान क्या होगा? ए इक्वल टू, हम देख रहे हैं दोनों 90 पर हैं, तो जो फाइनल त्वरण लिखेंगे वो लिखेंगे ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों 90 पर हैं, 90 पर होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल एक्सीलरेशन ए इक्वल टू जो आएगा वह ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर अंडर रूट करके ज्ञात किया जाएगा।